मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, डीएवी कॉलेज सिवान, आज फिर से ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग डिग्री 2 ऑनर्स फिलोसफी में इंडियन लॉजिक में न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के स्वरूप और प्रकार पर विचार करेंगे। अनुमान एक परोक्ष ज्ञान है। अनुमान अनु और मान दो पदों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बाद का ज्ञान। न्याय दर्शन में न्याय सूत्र प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है, जिसमें न्याय के स्वरूप और अन्य तथ्यों का वर्णन है। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र में महर्षि गौतम, जो न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अनुमान को परिभाषित किया है। उनके अनुसार तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम, अर्थात अनुमान उससे युक्त एक ज्ञान है। उससे का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष से किया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष से युक्त ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। जैसे हम पर्वत पर धुआं उठता हुआ देखते हैं और यह अनुमान करते हैं कि पर्वत पर आग है, तो इस प्रक्रिया को अनुमान कहा जाता है। इसी तरह से अनेक उदाहरण हैं, जिसमें हम प्रत्यक्ष के आधार पर जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान के लिए पहली शर्त प्रत्यक्ष का होना है। प्रत्यक्ष के बाद उसको आधार मानकर उससे संयुक्त होकर एक नई ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे अनुमान कहा जाता है। अनुमान में हम एक चिन्ह के आधार पर एक नए वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं। जैसे पर्वत धूमवान है या पहाड़ पर धुआं है, ऐसा देखते हैं तो हम यह कल्पना करते हैं, यह अनुमान करते हैं कि पहाड़ पर आग है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक, हम धुआं को देखते हैं। दूसरा, हम पर्वत पर धुआं को देखते हैं। और तब हम आग की कल्पना करते हैं। अर्थात इसके तीन घटक हैं। पहले को साध्य कहा जाता है। साध्य उसे कहा जाता है जिसमें अनुमान के माध्यम से हम उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसे साध्य कहते हैं। अनुमान के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे साध्य कहा जाता है। जैसे पर्वत पर आग है, यह साध्य हुआ। इसमें आग को साध्य माना गया है। दूसरा आधार होता है, दूसरा घटक है हेतु। हेतु
को कारण, चिन्ह या लिंग कहा गया है। हम हेतु के दर्शन के आधार पर साध्य की तरफ बढ़ते हैं। यह अनुमान का दूसरा घटक है। इसी तरह हम जिसके पक्ष में अनुमान की क्रिया करते हैं या अनुमान को समझने का प्रयास करते हैं उसे हम पक्ष कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में पर्वत पक्ष है। हम पहाड़ में आग की कल्पना करते हैं, आग को समझने का प्रयास करते हैं, आग का अनुमान करते हैं। अर्थात जिस वस्तु में हम साध्य को खोजते हैं, साध्य का अनुमान करते हैं, उसे पक्ष कहा जाता है। इस प्रकार अनुमान के 3 घटक हैं: पक्ष, साध्य और हेतु। अनुमान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले हम जब साध्य को जानना चाहते हैं तो एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक मान्यता लेते हैं कि पक्ष में साध्य उपस्थित है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पर आग है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा के बाद हम हेतु की कल्पना करते हैं। देखते हैं कि पहाड़ पर धुआं है, तो इस दूसरे वाक्य को हम हेतु वाक्य कहते हैं। इसके बाद हम हमारे पूर्व में दर्शन और अन्य आधारों पर यह ज्ञात है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे महानस में या रसोई घर में या अन्यत्र। इस अवयव को हम उदाहरण कहते हैं। उदाहरण से पुष्ट हो जाने के बाद हम चौथी अवस्था में बढ़ते हैं, जिसमें हम हेतु को व्याप्ति या उदाहरण के साथ जोड़ लेते हैं, उसमें शामिल कर लेते हैं और तब यह समझते हैं कि पहाड़ पर धुआं है। यह वही धुआं है जैसा कि सब जगह होता है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। तो इस अवस्था में हमें यह समझ होती है कि यह धुआं जो है वो व्याप्ति से संयुक्त है, यह सफिशिएंट कारण है। और तब हम बढ़ते हैं आगे, जिस अवस्था को हम निगमन कहते हैं। यह अनुमान का 5वां अवयव है। इसे निगमन या निष्कर्ष कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पर आग है, यह निगमन का उदाहरण है। कुछ तर्कशास्त्री यह कहते हैं कि पहाड़ पर आग है प्रतिज्ञा और निगमन तथा हेतु और उपनय पुनरावृत्ति है। लेकिन न्याय दार्शनिक इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि प्रतिज्ञा इसलिए आवश्यक है कि हम निगमन तक स्पष्टता से पहुंच सकें। जैसे पहले से अगर निश्चित नहीं होगा कि हमें आग के बारे में अनुमान करना है, तो हमारा अनुमान विचलित हो सकता है, हम अलग दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए यह निर्धारित कर लेना आवश्यक होता है कि हम आग के बारे में जानना चाहते हैं, आग का अनुमान करना चाहते हैं या आग का
के बारे में तर्क कर रहे हैं, इसलिए प्रतिज्ञा वाक्य आवश्यक है। इसी तरह पहाड़ पर आग है, यह जब निगमन वाक्य में दोबारा आता है तो प्रतिज्ञा ही सिद्ध होती है। अगर दो प्रतिज्ञा नहीं रहे और तब निगमन हम करेंगे तो कुछ अन्य निष्कर्ष भी निकल सकता है। इसलिए अनुमान की स्पष्टता और अनुमान की ऋजुता के लिए, अनुमान में किसी तरह का विचलन नहीं हो, इसलिए प्रतिज्ञा और निगमन अलग अलग होना जरूरी है। इसी तरह हेतु और उपनय भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नैयायिक मानते हैं। क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, यह हम पहाड़ के पक्ष में, पहाड़ के साथ यह दर्शन करते हैं या देखते हैं कि पहाड़ पर धुआं है, लेकिन हमें उस अवस्था में व्याप्ति स्मरण नहीं होता है। व्याप्ति स्मरण के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें एक अवस्था प्राप्त होती है कि पहाड़ पर वही धुआं वर्तमान है जो व्याप्ति से युक्त है। तो इस तरह से हेतु और उपनय दोनों अलग अलग अवयव हैं। स्पष्टता के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। न्याय दार्शनिक अनुमान का वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अनुमान की परिभाषा में ही देखा है कि महर्षि गौतम ही तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम कहते हैं। त्रिविध अनुमान का मतलब कि अनुमान 3 प्रकार का होता है। न्याय सूत्र में पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान माना गया है। ये अनुमान के 3 प्रकार हैं। पूर्वोक्त अनुमान में कारण कार्य संबंध के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें कारण को देखकर कार्य को निष्कर्ष के रूप में स्थापित किया जाता है। जैसे बादल को देखकर हम यह समझ जाते हैं कि वर्षा होने वाली है। इसी तरह हम जिस साल अच्छी वर्षा होती है तो हम समझ जाते हैं कि फसल अच्छी होगी। ये पूर्ववत अनुमान के कुछ उदाहरण हैं। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। शेषवत अनुमान भी कारण कार्य संबंध के आधार पर ही निष्कर्षित होता है। इसमें कार्य को देखकर तब कारण का अनुमान किया जाता है। पूर्वोक्त अनुमान में कारण के आधार पर कार्य का अनुमान किया जाता है और शेषवत अनुमान में शेष को देखकर कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे अगर नदी में बाढ़ आ जाती है तो हम यह अनुमान कर लेते हैं कि पहाड़ों पर वर्षा हुई होगी। कुछ नैयायिक शेषवत का अर्थ बचा हुआ बताते हैं, अर्थात एक ही पदार्थ या एक वस्तु जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं वह 7 पदार्थों में 6 पदार्थ में नहीं आता है तो उसको 7वीं श्रेणी में हम मान सकते हैं। परंतु अधिकतर न्यायिक शेषवत अनुमान की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि इसी व्याख्या को स्वीकार करते हैं कि
जहाँ कार्य दिखाई दे उसके आधार पर जब अनुमान या ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे शेषवत अनुमान कहा जाता है। सामान्यतः दृष्ट अनुमान वैसे अनुमान को कहा जाता है जिसमें दो वस्तुएं या दो गुण साथ साथ दिखाई देते हैं, तो हम अगर एक दिखाई देता है तो दूसरे की कल्पना कर लेते हैं, अगर दूसरा दिखाई देता है तो पहले की कल्पना कर लेते हैं। जैसे हम जब यह देखते हैं कि आम पीला हो गया है तो हम यह मान लेते हैं कि यह रस युक्त हो गया है। एक अन्य उदाहरण भी दिया जाता है कि जहाँ भी स्थान परिवर्तन होता है वहाँ गति होती है। हम सूर्य को सुबह पूर्व दिशा में देखते हैं और शाम को पश्चिम दिशा में देखते हैं तो यह मान लेते हैं कि सूर्य में गति है। कुछ न्यायिक इस उदाहरण को बहुत उपयुक्त नहीं मानते हैं, बल्कि प्रथम उदाहरण जिसमें दो गुण बार बार साथ देखे जाते हैं, हर बार साथ देखे जाते हैं और जिनका साहचर्य संबंध ज्ञात होता है, जो अनुभव पर आधारित होते हैं, वैसे ही उदाहरणों को सामान्यतः दृष्ट अनुमान की श्रेणी में रखते हैं। अनुमान का दूसरा वर्गीकरण प्रयोजन पर आधारित है। प्रयोजन के अनुसार अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान वैसे अनुमान को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के लिए अनुमान करता है। इसमें कोई तीन अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु और व्याप्ति, या व्याप्ति, उपनय और निगमन। उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर आग है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यह भी स्वार्थानुमान का उदाहरण है। या जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे महानस में पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग है, ये भी एक स्वार्थानुमान का उदाहरण है। अर्थात किसी भी स्थिति में और स्वार्थानुमान में तीन अवयव पाए जाते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति त्वरित गति से अनुमान प्राप्त करता है और स्वयं के लिए यह उपयोगी होता है। परार्थानुमान वैसे अनुमान को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दूसरों को समझाने के लिए अनुमान को अभिव्यक्त करता है। उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पर आग है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पहाड़ पर धुआं है इसलिए पहाड़ पर आग है। ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन पांच अवयवों से युक्त अनुमान परार्था अनुमान कहलाता है। यह एक विशद अनुमान है जिसमें ज़्यादा विस्तार है। इसकी आलोचना कुछ अन्य दार्शनिक करते हैं, परंतु न्यायिकों का कहना है कि न्याय को अभिव्यक्त करते समय इसकी स्पष्टता के लिए और निश्चितता के लिए यह आवश्यक है।
अनुमान का तीसरा वर्गीकरण व्याप्ति के स्वरूप के आधार पर है। व्याप्ति तीन तरह से स्थापित होती है: अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर, केवल अन्वय के आधार पर और केवल व्यतिरेक के आधार पर। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमान तीन प्रकार का माना गया है। उद्योतकर और गंगेश उपाध्याय ने ये वर्गीकरण किया है। अन्वय व्यतिरेकी अनुमान उसे कहा जाता है जिसमें व्याप्ति अन्वय और व्यतिरेक दोनों आधार पर स्थापित होती है। उपरोक्त उदाहरण में व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है में धुआं के सभी उदाहरणों के साथ आग दिखाई देता है। यह अन्वय के आधार पर या भावात्मक उदाहरणों के आधार पर स्थापित व्याप्ति है। इसी तरह जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है, इस आधार पर भी यह व्याप्ति स्थापित है। इसलिए यह अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति का उदाहरण है। इसके आधार पर जो अनुमान किया गया है वह अन्वय व्यतिरेकी अनुमान है। केवल अन्वयी अनुमान वैसे अनुमान को कहा जाता है जिसमें हम केवल भावात्मक उदाहरणों के आधार पर व्याप्ति की स्थापना कर सकते हैं। निषेधात्मक उदाहरणों के आधार पर यह व्याप्ति स्थापित नहीं होती है। उदाहरण के लिए जो प्रमेय है वह अभिधेय है, अर्थात जिसको हम जानते हैं उसका नाम दिया जा सकता है। घट प्रमेय है, यानी घट को जाना जा सकता है, इसलिए घट अभिधेय है। यह व्याप्ति भावात्मक उदाहरणों के आधार पर ही सिद्ध होती है। जैसे जिन जिन वस्तुओं को हम जानते हैं उनका हम नाम दे सकते हैं, परंतु यह व्याप्ति निषेधात्मक उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है। जैसे जो भी अभिधेय है वह अभिधेय नहीं है, वह प्रमेय नहीं है, अर्थात जिनका नाम नहीं है उनका ज्ञान नहीं होता है। यह व्याप्ति निषेधात्मक रूप से स्थापित नहीं होती है। यह बात सत्य नहीं है, यह सभी उदाहरणों में ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए यह केवल अन्वय पर आधारित व्याप्ति है और यह केवल अन्वयी अनुमान का उदाहरण है। केवल व्यतिरेकी अनुमान वैसे अनुमान को कहा जाता है जिसमें व्याप्ति व्यतिरेक के आधार पर या निषेधात्मक उदाहरणों के आधार पर स्थापित होती है। इसमें व्यक्ति जब अनुमान करता है तो निषेधात्मक उदाहरणों के माध्यम से निगमन को निष्कर्षित करता है। जैसे जो प्राणवान नहीं है वह जीवित नहीं है। जिस व्यक्ति की सांस नहीं चलती है उसको जीवित नहीं माना जाता है। उसके शरीर में प्राण है इसलिए वह जीवित है। यह एक अनुमान किया जाता है कि अगर सांस चल रही है तो व्यक्ति जीवित है, और व्याप्ति है कि जिसमें श्वास नहीं चलता है, जो प्राणवान नहीं है, वह जीवित नहीं होता है। और किसी के बारे में हम अनुमान कर रहे हैं कि उसके शरीर में प्राण है, अर्थात उसका श्वास चल रहा है, इसलिए वह जीवित है, तो यह केवल व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में अनुमान पर विशद विवेचन किया गया है। अनुमान के संदर्भ में
अगर और कोई शंका होगी तो हम व्हाट्सएप पर उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आप संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा के उपयोग के लिए आप इसको अपने स्तर पर नोट्स के रूप में या प्रश्नोत्तर के रूप में तैयार कर लेंगे। वहाँ जहाँ हमारी सहायता की ज़रूरत होगी हम उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।